हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज हम अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है ये, ठीक है ना, क्योंकि हर साल आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चंस ज़रूर आता है, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट होता है। इसके अलावा डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी आपके इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, जो आपके बहुत सारे आपकी इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती है, ठीक है ना। किसी भी देश की जो इकोनॉमी होती है वो इन मेटल्स के ऊपर भी डिपेंड करती है, ठीक है ना। आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, बहुत सारी आपकी मेटल्स हैं जो इस डी ब्लॉक में हमें मिलती है। उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, इस डी ब्लॉक अपने चैप्टर में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा नया चैप्टर जिसका नाम है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, किसकी, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स क्यों बोला जाता है इनको? ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये आपके एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में लाई करती है। एस ब्लॉक होती है आपकी मेटल्स, ठीक है, और पी ब्लॉक में आपको मेटल्स, मेटेलॉइड्स, नॉन मेटल्स सब मिलते हैं, ठीक है, और डी ब्लॉक में आपको केवल मेटल्स ही मिलते हैं, ठीक है ना। तो मतलब एस ब्लॉक आपके प्योर मेटल है और आपके पी ब्लॉक में क्या है, नॉन मेटल्स अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। तो मेटल से आप नॉन मेटल की तरफ मूव कर रहे हो, मतलब ट्रांसफ़र हो रहे हो, ठीक है ना, और उनके बीच में ये एलिमेंट्स लाई करते हैं, मतलब आपको प्रॉपर्टी का ट्रांजिशन हो रहा है मेटल से नॉन मेटल में, इसीलिए इन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, एक तो ये चीज़ हुई। इसमें अगर हम बात करें कि डी ब्लॉक के जो ट्रांजिशन मेटल्स है, इसमें आपके कौन कौन से मेटल्स है, इसमें मेनली आपकी बेसिकली 4 सीरीज होती है, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज। ठीक है, इनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें जो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ इंटर करता है, आपके n-1 डी सबशेल में, ठीक है ना। इन्हें हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन n-1 डी सबशेल, ठीक है, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, अगर इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो क्या होता है आपका, n-1 डी 0 to 10 ns 0 to 2, या फिर इसको 1 to 2 1 to 10 एंड ns 0 to 2, ये आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी, ठीक है। इसमें बेसिकली आपकी 4 सीरीज होती है, 3D सीरीज, एक तो 3D सीरीज होती है, ठीक है, एक होती है आपकी 4D सीरीज, ठीक है, एक होती है आपकी 5D सीरीज और एक होती है आपकी 6D सीरीज। ठीक है, ये आपकी 4 सीरीज होती है। जो 6D सीरीज है वो अभी इनकम्प्लीट है, ठीक है ना, इसलिए हम इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है, हम केवल और केवल 3, 4 और 5th के बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, और उसमें भी मेनली आपकी जो 3D सीरीज है उसके एलिमेंट्स के बारे में ज़्यादा हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट सीरीज है। 3D का मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेगा, 3D में, ठीक है, मतलब n की वैल्यू कितनी हुई, 4, मतलब ये आपका 4th पीरियड है। कौन सा पीरियड है आपका, 4th पीरियड, ठीक है, ये आपका 5th पीरियड हुआ, ठीक है, और ये आपका कौन सा हुआ, 6th पीरियड, और ये आपका 7th। ठीक है, क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें लाई करते हैं 3D, 4D, 5D सीरीज में, ठीक है ना, उनसे एक बार हम डिस्कशन कर लेते हैं कि आपके कौन कौन से एलिमेंट्स लाई करते हैं, ठीक है ना। अगर आपको इनको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो, ठीक है। देखिए, अब अगर हम बात करें आपके कि 3D, 4D और 5D में आपके कौन कौन से एलिमेंट्स रहते हैं, तो हम देख सकते हैं कि आपके जो 3D सीरीज होती है, देखिए 3D सीरीज की अगर हम बात करें, कौन सी सीरीज आपकी, 3D सीरीज, ठीक है, इसमें आपके स्कैंडियम से स्टार्ट होता है, स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, वेनेडियम,
क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ठीक है ना, ये आपके मेन एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा स्पेसिंग ले लेते हैं। ठीक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ठीक है, अगर हम इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये होगा आपका 3D1 4s2। क्लियर है, 3D1 से स्टार्ट होगा, इसका एटॉमिक नंबर होता है आपका 21। ठीक है, 3D1 4s2, 3D2 4s2, 3D3, ये आपका 3D3 4s2। यहाँ पे आपका वेरिएशन आ जाता है क्रोमियम में। ठीक है, यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हो जाता है 3D5 4s1। ठीक है ना, तो ये चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। क्लियर, 3D5 4s1। ठीक है, क्योंकि 3D का क्या है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, इसलिए क्रोमियम आपका ज़्यादा स्टेबल वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लेता है। बाद में आपका नॉर्मल ट्रेंड रहेगा 3D5 4s2, 3D6, 3D7, 3D8। यहाँ पे क्या रहेगा आपका निकल का 3D8 4s2। फिर से कॉपर में वेरिएशन आएगा आपको। कॉपर में क्या मिलेगा आपको 3D10 4s1। ये चीज़ भी है जो भी आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे भी आपका हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक, ये कम्प्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड होता है। ठीक है, और जिंक का लास्ट में क्या होता है 3D10 4s2। क्लियर है, ओके। देखिए, ये तो हुए 3D सीरीज़ के आपके एलिमेंट्स। ठीक है, अब अगर हम बात करें 4D सीरीज़ के एलिमेंट्स कि आपके 4D सीरीज़ में आपके कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, इसमें आएगा यट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्लेडम, टेक्नीशियम, रुदियम, रोडियम, पैलेडियम, एजी, कैडमियम। जिंक कैडमियम होता है आपका Hg, कॉपर Ag, Au। ठीक है, जिंक पैलेडियम, नीचे प्लेटिनम। ठीक है, अगर हम 5D सीरीज की बात करें तो ठीक है ना, ये एलिमेंट्स आपको याद होने चाहिए, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, कॉपर Ag, Au, जिंक, कैडमियम, Hg। ठीक है ना, इसी सीरीज में आपको याद रखने हैं। ठीक है ना, 5D सीरीज हम देखें तो लेंथेनम, हाफनियम, टेंटेलम, फिर आपका टंगस्टन, फिर रीनियम, फिर ओस्मियम, फिर इरिडियम, देन प्लेटिनम, Au और Hg। ठीक है ना, इनको याद करने की आपकी ट्रिक्स वगैरह भी होती है, तो वैसे भी आप याद कर सकते हो। जैसे यारी जरा निभाना मौत तक, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटे राह में पड़े अगर कोई। ठीक है, रुकावटे राह में पड़े अगर कोई। ठीक है, इसकी भी हो सकती है ट्रिक, ला हफ्ता वरना रे ओसामा ईरान में पिटवाएगा। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स हैं, आपको मिल भी जाएगी। हो सकता है आपको कुछ और ट्रिक भी याद हो। ठीक है ना, तो आप वैसे भी याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारी ट्रिक्स होती है। मैंने आपको एलिमेंट्स याद रखने हैं। ठीक है ना, सब याद नहीं रखने आपको, लेकिन 3D सीरीज आपको पूरी याद होनी चाहिए। 4D में आपको पैलेडियम, Ag, कैडमियम, प्लेटिनम, Au और Hg, ये आपके 6 एलिमेंट आपको याद होने चाहिए। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, इनके अगर हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, ठीक है, बाकी का अपने को कोई लेना देना नहीं। ठीक है, याद नहीं रखना है अपने को। कहाँ से कहाँ तक याद रखना है, यहाँ से पैलेडियम होता है आपका
4d10 5s0 क्या होता है 4d10 5s0, ठीक है। ये होता है आपका Ag 4d10 5s1, ठीक है। और कैडमियम होता है आपका 4d10 5s2। ये तीन आपको याद रखने, ठीक है। प्लेटिनम की बात करें क्या हो जाएगा आपका 5d9 6s1, ठीक है। 5d9 6s1, यहाँ पे आपका हो जाएगा 5d10 6s1 और ये हो जाएगा आपका 5d10 6s2, ठीक है ना। तो ये आपको ऊपर तो सबके याद हो जाएंगे, ठीक है। नीचे केवल आपको इन 6 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखने हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें वेरिएशन है। बाकी आपका नॉर्मल ट्रेंड रहता है, जैसे 3d1 4s2 है तो इसमें 4d1 5s2 हो जाएगा, 4d2 4d3 4 5 6 7 चलता रहेगा, ठीक है। यहाँ देखेंगे आप तो वही आपका 4d 5d1 6s2 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बीच में स्टार लगा हुआ है, मतलब इसमें आपके लेंथेनॉइड एलिमेंट्स है, ठीक है, उनके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, क्लियर है, ओके। देखिए अब हम बात करते हैं आपके लेंथेनम के बारे में, ठीक है। ये स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपके 14 एलिमेंट्स है, कौन से वाले लेंथेनॉइड्स के। ये जो स्टार लगा हुआ है इसका क्या मतलब है आपका 14 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, या 14 एलिमेंट्स हम बोल देते हैं, 14 एलिमेंट्स, या इनको हम क्या बोलते हैं लेंथेनॉइड एलिमेंट्स, ठीक है ना। 14 लेंथेनॉइड एलिमेंट्स फ्रॉम, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 21 से यट्रियम पे जाइए आप अपना रूल लगा लिए 2 8 8 18 18 32 18 + 21 ये कितना हुआ 39, ठीक है। 39 में फिर आप 18 जोड़िए, ये कितना होगा आपके पास 57। तो लेंथेनम का जो एटॉमिक नंबर होगा आपका वो कितना होगा 57। तो 57 से बाद में लेंथेनॉइड आपके स्टार्ट होंगे, 14 लेंथेनॉइड एलिमेंट्स फ्रॉम 58 to 71, ठीक है। 14 लेंथेनॉइड एलिमेंट्स फ्रॉम 58 to 71 in which last electron enters in F subshell, ठीक है। ये होते हैं आपके लेंथेनॉइड एलिमेंट्स, क्लियर है। ये आपकी 3D सीरीज, ये 4D सीरीज और ये आपकी मेनली 5D सीरीज। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऊपर वाले सब याद रखने हैं और नीचे वाले ये जो 6 एलिमेंट्स हैं उनके आपको याद होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमारे काम में आएंगे, ठीक है। ये हो गया आपका लेंथेनॉइड एलिमेंट्स, ठीक है। अब अगर हम बात करें आपके इनमें वेरिएशन में, मतलब इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, जैसे आपका आयनाइजेशन एनर्जी हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ, एटॉमिक रेडियस हुआ, एटॉमिक रेडियाई हुआ, ठीक है ना, उनके बारे में हम एक बार पढ़ लेते हैं कि आपके क्या क्या वेरिएशंस उनमें होते हैं, ठीक है ना। एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर हम उनके बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ आपके 60 सीरीज भी होती है, बट वो हमारे उतनी काम की नहीं है, ठीक है ना, तो उसको हम डिटेल में पढ़ते नहीं है, ठीक है। ये 3 मेन सीरीज है जो ही आपको ध्यान रखनी, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आपके एटॉमिक रेडियाई का जो वेरिएशन होता है वो उसका क्या ट्रेंड है वो हम देखते हैं, ठीक है ना। एक बार आप इसे नोट कीजिए, ओके। तो अब हम देखते हैं आपके वेरिएशन। हम वेरिएशन जो पढ़ेंगे आपके एटॉमिक रेडियाई में 2 टाइप में पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे हम लेफ्ट टू राइट में, ठीक है, और एक हम पढ़ेंगे टॉप टू बॉटम के लिए, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो वेरिएशन इन एटॉमिक रेडियाई, ठीक है। अगर हम वेरिएशन पढ़ें आपके एटॉमिक रेडियाई में तो क्या होगा, देखिए होता क्या है
जनरल जो ट्रेंड रहता है आपका कि आप लेफ़्ट टू राइट में मूव करते हो तो आपके एक इलेक्ट्रॉन इंटर करता है, ठीक है। मतलब 3D1 है, 3D2, 3D3, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन आपका न्यूक्लियस में बढ़ता जा रहा है और न्यूक्लियस में आपका एक एक प्रोटॉन भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और आपके जो सबशेल है उनमें आपका एक एक इलेक्ट्रॉन इंटर होता जा रहा है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या है, एक तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, इन जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो तो सेम सबशेल में एंटर कर जा रहा है, जैसे डी में एंटर कर रहा है तो डी में 1, डी में 2, डी में 3 हो रहा है, लेकिन आपका एक एक प्रोटॉन बढ़ता जा रहा है। उस वजह से क्या होता है, न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन होता है मतलब जेड इफेक्टिव वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसलिए आपकी जो जनरल ट्रेंड होता है वो क्या होता है कि साइज जो होती है लेफ्ट टू राइट मूव करने पर आपकी साइज डिक्रीज होती है। बट यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे आपको एक इफेक्ट लगता है जिसे हम बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं हम, स्क्रीनिंग इफेक्ट। देखिए स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, जैसे ये आपका मान लो न्यूक्लियस है, ठीक है। यहाँ पे आपके ये आपके 3D के इलेक्ट्रॉन है और ये आपके 4s के इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये आपका 3D सबशेल, ये आपका 4s सबशेल। 4 बाहर ही रहेगा, ठीक है, 3D अंदर रहेगा, ठीक है। अब D में क्या होता है, दो S में तो आपके 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। और न्यूक्लियस क्या है आपका, अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है इन दोनों इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक है, जेड इफेक्टिव। न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स है, ठीक है, जेड इफेक्टिव लग रहा है। अब क्या है, जैसे जैसे आपका 3D में इलेक्ट्रॉन इंटर होना स्टार्ट होता है, पहले फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इंटर हुआ, ठीक है, फिर सेकंड हुआ, तो होता क्या है, ये जो आपके इनर शेल के इलेक्ट्रॉन है ये क्या करते हैं, ये जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर रिपल्शन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, रिपल्शन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होता है, ये आपके रिपल्शन क्रिएट करेंगे, ठीक है, रिपल्शन क्रिएट करेंगे इलेक्ट्रॉन के ऊपर। न्यूक्लियस तो क्या है, अट्रैक्शन लगा रहा है, साइज को छोटा करने की कोशिश कर रहा है, और ये जो आपके इलेक्ट्रॉन इनर शेल के इलेक्ट्रॉन वो क्या कर रहे हैं, रिपल्शन कर रहे हैं, मतलब साइज को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक फैक्टर तो क्या है, साइज को इंक्रीज, मतलब एक तो जेड इफेक्टिव डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, दूसरा रिपल्शन है वो क्या कर रहा है, साइज को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, मतलब दोनों फैक्टर इस पे वर्क कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, वेरिएशन आता है, ठीक है ना, आपके एटॉमिक रेडियाई में, ठीक है। वेरिएशन क्या आता है, देखिए कि स्टार्टिंग में 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस में एक एक प्रोटॉन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो होता क्या है, जो डी सबशेल है उनकी जो शील्डिंग पावर होती है वो होती है वीक, सबसे वीक होती है। शील्डिंग पावर का मैं आपको ऑर्डर भी लिखा देता हूँ, या इसको हम स्क्रीनिंग पावर भी बोलते हैं, या शील्डिंग पावर, शील्डिंग पावर और स्क्रीनिंग पावर, ये हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। स्क्रीनिंग पावर का जो ऑर्डर होता है, ठीक है, वो होता है सबसे अच्छा एस में, ठीक है, क्योंकि एस क्या है, न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक होता है, ठीक है ना। इसलिए वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को सबसे ज़्यादा शील्ड करता है, मतलब बचाता है न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से, क्योंकि वो रिपल्शन ज़्यादा करेगा, ठीक है ना। उसके बाद होते हैं आपके पी, फिर होते हैं डी और फिर होते हैं आपके एफ। ये आपका ऑर्डर रहता है, ठीक है, क्योंकि इनकी जो डिस्टेंस है वो क्या न्यूक्लियस से बढ़ती जाती है, दूर होते जाते हैं, पहले एस फिर ई फिर डी और एफ, तो ठीक है ना। इसलिए इनकी स्क्रीनिंग पावर जो होती है आपकी कम होती रहती है धीरे धीरे, ठीक है। अब डी इलेक्ट्रॉन है आपका, डी सबशेल है, ठीक है, इसकी जो स्क्रीनिंग पावर है वो क्या है, कम है। इसका मतलब ये उतना इफेक्टिवली इन इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आपके आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन है उनको इस न्यूक्लियस से शील्ड नहीं कर पाएगा, मतलब बचा नहीं पाएगा, ठीक है, उतना ज़्यादा रिपल्शन नहीं क्रिएट कर पाएगा। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता जा रहा है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, जबकि स्क्रीनिंग पावर क्या है, पुअर है। इसकी वजह से साइज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन हुए, 4 इलेक्ट्रॉन हुए, 5 इलेक्ट्रॉन हुए, ठीक है। मतलब अगर हम देखें स्कैंडियम से मैग्नीज तक, स्कैंडियम से आपके अगर हम बात करें मैग्नीज तक, यहाँ पे 2 टाइप के आपके फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। एक तो हो रहा है जेड इफेक्टिव, जो न्यूक्लियस का लग रहा है वो क्या कर रहा है, साइज को डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा लग रहा है आपका रिपल्शन फोर्स लग रहा है, ये एक आपका लग रहा है रिपल्शन फोर्स,
या जिसको हम क्या बोल सकते हैं, स्क्रीनिंग पावर। स्क्रीनिंग पावर, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो क्या है, आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं डी शेप सेल में, इसलिए वो उतना अच्छा स्क्रीनिंग नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। 2 3 4 5 तक तो उस टाइम में स्टार्टिंग में आपका जेड इफेक्टिव क्या है, ज़्यादा डोमिनेट करता है। ज़्यादा डोमिनेट करने की वजह से साइज जो होती है वो आपकी डिक्रीज होती है। तो आप जब स्कैंडियम से मैग्नीज तक जाते हो तो आपके जेड इफेक्टिव जो होता है वो ज़्यादा डोमिनेट करता है, ठीक है। और अगर ज़्यादा डोमिनेट करेगा, इसकी वजह से आपकी जो रेडियस होगी, आयोनिक रेडियस, वो क्या होगी, आपकी डिक्रीज होती है। आपकी एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस आपके मैग्नीज तक, ठीक है। उसके बाद अब डी में भी क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब उसका भी हाफ फील्ड हो गया है, ठीक है। उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, फिर 7 इलेक्ट्रॉन आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो क्या है, स्क्रीनिंग पावर बढ़ती जा रही है। पहले कम थे इसलिए उतना अच्छा स्क्रीनिंग नहीं कर पा रही थी। अब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, तो अब क्या है, वो और अच्छे से स्क्रीनिंग कर पाएंगे। तो होता क्या है, आपके आयरन, कोबाल्ट और निकल, ये जो 3 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे आपका जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग पावर दोनों क्या हो जाते हैं, लगभग इक्वल हो जाते हैं। इसलिए आपकी साइज जो होती है वो क्या हो जाती है, लगभग इक्वल हो जाती है। मैं बोल रहा हूँ लगभग इक्वल, सभी की इक्वल नहीं होती है। जैसे एक की 145 है तो दूसरे की 147 हो जाएगी, 149 हो जाएगी। ऐसा नहीं कि एक की 145 है तो दूसरे की 180, इतना वेरिएशन नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसे हम क्या बोलते हैं, आपकी रेडियस क्या होगी, लगभग सेम, ठीक है। तो जब आप आयरन से निकल में जाते हो, इस कंडीशन में क्या होता है, आपका जेड इफेक्टिव जो होता है वो लगभग इक्वल हो जाता है आपके स्क्रीनिंग पावर के। मैं लिख रहा हूँ एसपी, ठीक है ना, आपको पूरा लिखना है, ठीक है। स्क्रीनिंग पावर के इक्वल हो जाता है। इसकी वजह से आपकी जो एटॉमिक रेडियस होती है, एटॉमिक रेडियस, वो क्या हो जाती है, ऑलमोस्ट सेम हो जाती है, ऑलमोस्ट सेम। क्लियर है, क्लियर। अब देखिए, अब आगे देखते हैं। आगे बढ़ने पे क्या होता है, 9th और 10th इलेक्ट्रॉन आते हैं, क्या होता है, स्क्रीनिंग हो गई बहुत ज़्यादा, फुल फिल्ड हो गया, डी ऑर्बिटल पूरा फुल हो गया। मतलब अब 10 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, सामने वाले को रिपेल कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को। तो इस टाइम में क्या होता है, आपकी जो स्क्रीनिंग होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और जेड इफेक्टिव उतना डोमिनेट नहीं कर पाता है। तो लास्ट के 2 आपके एलिमेंट्स में क्या होता है, इन दोनों में जो आपका स्क्रीनिंग पावर है वो ज़्यादा हो जाता है आपके जेड इफेक्टिव से। और स्क्रीनिंग पावर क्या करता है, आपके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल करेगा मतलब दूर भेजेगा, दूर भेजेगा मतलब आपके एटम की साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे आपकी जो एटॉमिक साइज होती है, रेडियस साइज, वो क्या होती है, इंक्रीज। एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। क्लियर है। ये ऑर्डर रहता है आपके 3D 4D 5D, सेम ऑर्डर रहता है। स्टार्टिंग में आपका एटॉमिक रेडियस क्या होती है, डिक्रीज होती है। उसके बाद लगभग कांस्टेंट होती है और उसके बाद क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है ना। एनसीईआरटी में आपको एक ग्राफ भी दिया हुआ है, ठीक है ना, वैल्यू भी दी हुई होगी। वैल्यू उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने को केवल ट्रेंड याद रखना है, ठीक है। शुरू में तो साइज डिक्रीज होगी क्योंकि जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा, बीच में आपकी साइज सेम हो जाएगी और लास्ट में आपका जेड इफेक्टिव कम हो जाता है और स्क्रीनिंग पावर जो होती है ज़्यादा हो जाती है। इसलिए आपकी जो साइज है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये वेरिएशन है आपका लेफ्ट टू राइट मूव करने पे। क्लियर है, क्लियर है। इसको अगर आप थ्योरी फॉर्म में लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लिखते हैं इसका क्या आपके रीजन होता है, ठीक है ना। एटॉमिक रेडियस के वेरिएशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो आप लिख सकते हो इन स्टार्टिंग in transition series the atomic radii the atomic radii on moving
on moving from left to right initially decreases due to the Z effective greater than screening power, ड्यू टू जेड इफेक्टिव ग्रेटर देन स्क्रीनिंग पावर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा वर्क कर रहा है। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है रिपल्सन से। ठीक है, इनिशियली डिक्रीजेज ड्यू टू द जेड इफेक्टिव ग्रेटर देन स्क्रीनिंग पावर। ठीक है ना, एंड लेटर ऑन मतलब आपके जैसे जैसे हम आगे मूव करें, एंड लेटर ऑन इन middle elements यहाँ लिखिए the attraction force is equal to the repulsion force. Attraction force is almost equal to the repulsion force. क्यों? क्योंकि डी सबसेल भी क्या हो गया आपका हाफ फील्ड हो गया। ठीक है ना, द अट्रैक्शन फोर्स इज इक्वल टू द रिपल्शन फोर्स। यहाँ पे आप लिख सकते हो ड्यू टू हाफ फील्ड डी सबसेल। ठीक है, इन मिडिल एलिमेंट्स द अट्रैक्शन फोर्स इज इक्वल टू द रिपल्शन फोर्स, सो द साइज or we can say so the atomic radii is almost same। क्या होती है आपकी? almost same होती है। ठीक है, and after that and in the last the screening power is greater than the attraction force। Screening power is greater than the attraction force, so the size of or atomic radii of elements increases। लास्ट में क्या होती है आपकी साइज इंक्रीज होती है। ठीक है, तो ये होता है ट्रेंड आपके एटॉमिक रेडियस का फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अभी हमने देखा है, अभी अपना टॉप टू बॉटम देखना बाकी है। ठीक है ना, तो एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर हम यही वेरिएशन देखते हैं टॉप टू बॉटम में। ठीक है ना, एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, तो अब हम देखते हैं आपका एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन किसमें? टॉप टू बॉटम में। ठीक है ना, आई थिंक ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। स्क्रीनिंग पावर का ऑर्डर था वो भी आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें आपके एटॉमिक रेडियस के ऑर्डर में टॉप टू बॉटम में देखते हैं। ठीक है ना, वेरिएशन इन एटॉमिक रेडियस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। पहले क्या था? लेफ्ट टू राइट, नाउ टॉप टू बॉटम। अगर हम देखें वेरिएशन क्या होता है। ठीक है ना, तो देखिए पहले हम बात करते हैं स्कैंडियम, ड्यूटेरियम और लैंथेनम की। ठीक है ना, तो इनमें क्या होता है, कोई भी आपका जो नॉर्मल ट्रेंड रहता है वही एप्लीकेबल होता है। ठीक है, नॉर्मल जो ट्रेंड है, क्या ट्रेंड है? ऊपर से नीचे जाने पर साइज आपकी इंक्रीज होगी। तो ड्यूटेरियम की साइज ज़्यादा होगी स्कैंडियम से, और लैंथेनम की साइज ज़्यादा होगी आपकी ड्यूटेरियम से। कोई दिक्कत नहीं। बात करते हैं आगे। यहाँ के बाद क्या होता है? लैंथेनम के बाद आपके लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, मतलब जो आपका इलेक्ट्रॉन्स है वो एफ सबशेल में एंटर करना स्टार्ट होते हैं। और एफ सबशेल की अभी हमने स्क्रीनिंग पावर देखी थी, क्या होती है? सबसे पुअर। तो होता क्या है, जैसे आप लैंथेनॉइड के बाद वाले एलिमेंट्स में आप देखोगे इलेक्ट्रॉन एफ सबशेल में एंटर कर रहा है। ठीक है, और उसकी स्क्रीनिंग है पुअर। इसका मतलब वो उतनी अच्छी स्क्रीनिंग नहीं कर पाएगा, रिपल्शन नहीं कर पाएगा। मतलब आपका जो जेड इफेक्टिव है वो डोमिनेट करेगा, और अगर जेड इफेक्टिव डोमिनेट करेगा तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट कर रहा है। इसका मतलब साइज क्या होगी? धीरे धीरे डिक्रीज होगी। इसलिए लेंथेनम के बाद जैसे जैसे आप मूव करोगे सभी एलिमेंट्स में
लेंथेनम के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी सबकी साइज क्या होती है, डिक्रीज होती रहती है। ठीक है, तो ये आपका इनकी जो साइज है, ये जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, क्योंकि लेंथेनम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, ऊपर भी नहीं है, यहाँ 57 से, यहाँ के बाद जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं उनकी साइज क्या होती रहेगी, छोटी हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए नॉर्मल ट्रेंड है, ऊपर से नीचे जाने पर साइज इंक्रीज हो रही है, यहाँ से यहाँ जाने पर कोई लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, यहाँ से यहाँ जाने पर आपकी साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी, यहाँ से यहाँ जाने पर भी आपकी साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि 4D से आप 5D में आ रहे हो, एक शेल इंक्रीज हो रहा है, तो एक फैक्टर तो क्या है, साइज को इंक्रीज कर रहा है। क्लियर? दूसरा फैक्टर कौन सा लग गया, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, वो क्या कर रहा है, साइज को डिक्रीज कर रहा है। तो एक फैक्टर बढ़ा रहा है, एक फैक्टर कम कर रहा है, तो आपकी जो ओवरऑल फैक्टर होता है वो क्या होती है, ओवरऑल साइज वो हो जाती है आपकी सेम। क्या हो जाती है, सेम। इसीलिए आपकी 4D सीरीज और 5D सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो एटॉमिक रेडियस होती है वो क्या होती है, आपकी लगभग सेम होती है। क्लियर? ऐसा नहीं कि पूरी मूव करती है, ठीक है ना, सबके लिए एप्लीकेबल है। थर्ड से फोर्थ में तो इंक्रीज होगी, वहाँ पे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं लग रहा है। फोर्थ से फिफ्थ में आपका लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है आपके लेंथेनॉइड के बाद, लेंथेनम के बाद जितने भी एलिमेंट्स है सब में, इसलिए आपकी साइज़ क्या होती थी, लगभग सेम हो जाती है। क्लियर? मतलब एक शेल बढ़ गया तो साइज़ बढ़नी चाहिए, फिर भी आपके लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज़ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो गया, तो आपकी साइज़ क्या हो जाती है, लगभग सेम हो जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, टॉप टू बॉटम जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, थर्ड से फोर्थ में तो साइज़ इंक्रीज होगी, साइज़ इंक्रीज होगी। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो आपकी यहाँ पे साइज़ क्या होगी, ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट सेम। क्लियर है? ओके, वही जो मैं आपको बताया था, ये आपका मान लो जेड इफेक्टिव है। ठीक है, ये आपका इनर शेल हो गया है, ये तो आपका 6s है। ठीक है, क्योंकि 5D है तो 6s वाले 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, ये 6s वाले 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इनर शेल, इनर मोस्ट शेल में एंटर करता है, यहाँ पे आएगा आपका 4f। ठीक है, क्योंकि इसके बाद क्या एफ में आपके एंटर होना स्टार्ट कर जाएंगे, वही जो स्क्रीनिंग पावर होती है, पुअर होती है, जो फैक्टर मैंने आपको बताया, ये तो डोमिनेट करेगा जेड इफेक्टिव, लेकिन पुअर शील्डिंग की वजह से आपका साइज जो होगा आपका छोटा होता जाएगा। ठीक है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो आप इसमें लिख भी सकते हो, ऑन मूविंग, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब साइज को कम करना, कॉन्ट्रैक्ट करना। ठीक है, और लेंथेनॉइड मतलब लेंथेनम के बाद, तो लेंथेनम के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की साइज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि उनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है, आपके 4f सबशेल में, जिसकी स्क्रीनिंग पावर क्या होती है, बहुत पुअर। ठीक है, ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, atomic radii from 3D to 4D series increases. ठीक है, but from 4D to 5D series the atomic size or atomic radii remain constant रहेगी, मतलब इसकी और इसकी क्या रहेगी, आपकी सेम रहेगी। फ्रॉम 4D to 5D सीरीज द एटॉमिक साइज रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, या रिमेन सेम भी आप लिख सकते हो ब्रैकेट में, रिमेन सेम ड्यू टू, और लिख सकते हो आप बिकॉज when we enter in 5D series there is 4f orbital in which
in which last electron enters, and as the shielding power of f orbital or f subshell is very poor, the Z effective is increases and size decreases। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो, दिस इज आल्सो नोन एज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, दिस इज आल्सो नोन एज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो आपके लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, वी इंटर इन 5D series, there is 4f orbital in which the last electron enters, and as the shielding power of f subshell is very poor, the Z effective is increases and size decreases, this is also known as lengthenoid contraction। ठीक है, इसी वजह से आपकी जो साइज होती है वो ऑलमोस्ट क्या हो जाती है, सेम, रिमेन सेम। ठीक है, क्लियर है, वेरिएशन समझ में आ गया। लेफ्ट टू राइट पहले डिक्रीज होगी, सेम रहेगी, फिर बढ़ेगी। ठीक है, टॉप टू बॉटम 3 और 4th में बढ़ेगी, 4th और 5th में सेम हो जाएगी, लेवल लेंथेनम के बाद। ठीक है ना, पूरी कंप्लीट 4D सीरीज 5D सीरीज सेम नहीं है, ये ट्रिम और लेंथेनम की साइज बड़ी होगी, लेंथेनम के बाद आपका सेम होगा। ठीक है ना, ये पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, यहाँ पे बीच में 14 इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, 14 एलिमेंट्स हैं। ठीक है ना, जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, एटॉमिक नंबर आप देख सकते हो 21 से आपका ये 30 है ही सी। ठीक है, 8 ये कितना आपका 39, 40, 41, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये आपका 48। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पे 57 के बाद 71 तो लेंथेनम में चले गए, ये बचा आपका 72, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये आपका आ गया 80 Hg, ये आपका 79, प्लेटिनम 78। ठीक है, जो आपको ध्यान रखना है, पैलेडियम 46, Ag 47। ठीक है, क्लियर है, इसे नोट कीजिए। फिर हम पढ़ते हैं आपके आयोनिक रेडियस, ये आयोनाइजेशन एनर्जी, उसका क्या ऑर्डर रहता है। ठीक है ना, एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, देखिए अब हम पढ़ते हैं आपके आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में, कि आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या ऑर्डर रहता है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें आपके आयोनाइजेशन एनर्जी में, तो हमें सबको पता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या ऑर्डर रहता है। आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है आपकी क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होती है, हम सबको पता है। ठीक है, जैसे जैसे आपका साइज बढ़ता है आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, या फिर आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है जेड इफेक्टिव के, मतलब जैसे जैसे आपकी जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता रहेगा, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होता रहेगा, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी भी आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे जैसे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा आपका आयोनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, अगर हम बात करें कॉपर Ag और Au की, किसकी बात करें हम, कॉपर Ag और Au। ठीक है, इन तीन मेटल्स की हम बात करते हैं, इनको हम कोइनेज मेटल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोइनेज मेटल्स। क्यों, क्योंकि पुराने टाइम में आपके जो सिक्के होते थे, कॉइन्स, वो किनसे बनते थे, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड से। ठीक है ना, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, कोइनेज मेटल्स भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए 3D से 4D में जाते हो आप, 3D से 4D में साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी हम देखें तो कॉपर की ज़्यादा होगी। ठीक है, और Ag की क्या होगी, आपकी कम होगी। क्लियर, कॉपर और Ag की बात करें, Ag की साइज क्या है, बड़ी,
तो उसकी आयनेशन एनर्जी क्या है, कम। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके Ag से Au में। जैसे हम Ag से Au में जाते हैं, आपकी साइज तो क्या है, ऑलमोस्ट सेम रहती है। ठीक है, साइज ऑलमोस्ट सेम, साइज रिमेन्स सेम, बट आपका जो इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, ठीक है ना, Ag से Au में, वो इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है आपके Au में F सबशेल में, और F सबशेल की होती है शील्डिंग पावर। इसकी वजह से आपका जेड इफेक्टिव डोमिनेट करता है। क्या डोमिनेट करता है, जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा और आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी। साइज रिमेन कांस्टेंट बट एज इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन F subshell and F subshell have poor shielding। ठीक है, ड्यू टू विच जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस। जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी, मतलब Au की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, Ag से ज़्यादा होगी। तो आपका ऑर्डर ये रहता है। ठीक है, इसको अगर हम करेक्ट ऑर्डर में लिखें तो Au की सबसे ज़्यादा, ठीक है, उसके बाद Cu की, और उसके बाद आती है आपकी Ag की। ये ऑर्डर होता है आपके आयोनाइजेशन एनर्जी का। ठीक है, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, ये सभी के लिए एप्लीकेबल होता है क्योंकि लेंथेनम यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगर यही ऑर्डर हम देखें जिंक, कैडमियम और Hg के लिए, किसके लिए, जिंक, कैडमियम और Hg के लिए देख लें, तो आपके जैसे Au की सबसे ज़्यादा है वैसे आपके Hg की सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, सेकंड नंबर पे कॉपर है तो सेकंड नंबर पे आपका जिंक आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद Ag की जगह आपका Cd। तो यही सेम ऑर्डर आपका किसके लिए रहेगा, आपके 12th ग्रुप। ठीक है ना, जिंक, कैडमियम और Hg के लिए भी। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये वेरिएशन है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर है, इसे नोट कीजिए। फिर हम पढ़ते हैं आपके ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में। ठीक है, तो आप जो आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं। ठीक है, जैसे +1 +2 +3 +4 5 6 7 तक वेरिएबल। ठीक है ना, बहुत सारी आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं, उनका रीजन क्या है और वो एलिमेंट्स कौन कौन सी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं वो हम देखते हैं। एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, देखिए अब हम पढ़ते हैं आपके ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में कि आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं कौन कौन सी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं। ठीक है ना, तो हमें पता है डी ब्लॉक में क्या होता है, जो आपके एलिमेंट्स है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं। ठीक है ना, जैसे +1 +2 +3। ठीक है ना, बहुत सारी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, तो अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करें तो देखिए, जैसे हम लेते हैं स्कैंडियम, इसका एटॉमिक नंबर है 21, 3D14s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, अब होता क्या है कि 3D और 4s इनमें आप में जो एनर्जी डिफरेंस होता है ना वो क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है उनके साथ साथ जो इनर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है आपके 3D के, वो भी आपके बॉन्डिंग की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने लग जाते हैं। ठीक है, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस क्या होता है, बहुत कम होता है। तो जो अब ये जो स्कैंडियम में ये बॉन्ड बना सकता है वो आपके इलेक्ट्रॉन S से भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आपके D से भी पार्टिसिपेट करें। ठीक है ना, अगर S से पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे S से एक इलेक्ट्रॉन ने पार्टिसिपेट किया तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी, +1। स्कैंडियम से 2 इलेक्ट्रॉन ने पार्टिसिपेट किया तो +2। इसके अलावा अगर डी वाले ने भी पार्टिसिपेट कर लिया बॉन्डिंग में तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, +3। मतलब स्कैंडियम +1 +2 +3 तीनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। यही रीजन होता है आपके 3D 4s में, आप देख लो, या फिर आप 4D या 5s ले लो, या 5D और 6s। ठीक है, इनमें जो होता है एनर्जी डिफरेंस जो होता है वेरी लो, एनर्जी डिफरेंस या डिफरेंस इज
वेरी लो, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर पाते हैं। यही रीजन होता है आपके जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं डी ब्लॉक के, वो आपके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है ना। आप रीजन भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। रीजन क्या रहेगा, देखिए डी ब्लॉक मेटल्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स because there is very less energy difference in between n-1 d and ns सबशेल, ठीक है। n-1 आप 3d 4s ले लो, 4d 5s ले लो, ठीक है, कोई भी ले लो। देयर इज वेरी लेस एनर्जी डिफरेंस इन बिटवीन n-1 d एंड ns सबशेल, सो द इलेक्ट्रॉन can participate from both ns and n-1 d subshell for bonding, ठीक है। इसलिए वो आपकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन कैन पार्टिसिपेट फ्रॉम बोथ ns एंड n-1 d सबशेल फॉर बॉन्डिंग, ठीक है। और जितने ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा उतनी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल रहेगी, ठीक है। इसे आप नोट कीजिए। फिर मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो आपकी कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और उनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या रहती है, ठीक है ना। एक बार आप इसे भी नोट कीजिए, ओके। तो देखिए कुछ आपके एलिमेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। जैसे आपके एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। अगर हम यहाँ बात करें, ठीक है ना, यहाँ तो आपके एलिमेंट्स, ठीक है, और ये आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। हम बात करते हैं स्कैंडियम की बात करें, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है आपका 3d1 4s2, ठीक है। तो ये आपका +1 +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जिसमें +2 और +3 ये क्या होती है, इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स रहती है, ठीक है। स्कैंडियम के बाद आपका टाइटेनियम, कॉन्फ़िगरेशन 3d2 4s2, ठीक है। ये भी आपके +2 +3 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम 3d3 4s2, ये आपका +2 +3 +4 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। क्लियर है। +5 इसकी कॉमन भी रहती है, +3 भी कॉमन रहती है। क्रोमियम 3d5 4s1 3d5 4s1, ये आपकी +1 +2 +3 +4 +5 और +6 सभी शो करता है, ठीक है ना। कॉमन होती है इसकी +3 और +6, जो मतलब कॉमन मतलब जो ज़्यादा कंपाउंड्स में शो करता है, ठीक है ना, वो होती है। क्रोमियम के बाद आपका मैग्नीज Mn, ये आपका 3d5 4s2, ये आपके मान लो आपको +2 3 4 सभी शो करता है ये, ठीक है ना। 5 +6 और +7 तक इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स रहती है। कॉमन होती है आपकी इसकी Mn +2 कॉमन रहती है, 4 कॉमन रहती है, 6 कॉमन रहती है और 7 कॉमन रहती है, ठीक है ना। बहुत सारी आपकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है कि ये आपके एस के साथ साथ आपके 5d इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करने लग जाते हैं, ठीक है। मैग्नीज के बाद आपका आयरन 3d6 4s2,
आयरन में भी आपकी मेनली आपकी +2 और +3 रहती है, FeO Fe2O3 इनमें। बाकी ये जनरली आपकी, ये तो मोस्ट कॉमन है, ठीक है। जनरली ये +4 और +6 भी शो कर देता है, ठीक है। और किसी किसी कंपाउंड में आपका +1 भी शो करता है, ठीक है ना। जैसे ब्राउन रिंग टेस्ट में जो आपके कंपाउंड फॉर्म होता है उसमें आपकी Fe की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपका कोबाल्ट 3D7 4s2, ये भी आपका जनरली +2 +3 और +4 ही शो करता है, ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं निकल। निकल में आपका 3D8 4s2, ये भी आपकी जनरली +2 +3 और +4 ही शो करता है और +5 भी शो करता है ये, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें निकल के बाद कॉपर 3D10 4s2, इसकी हम बात करें तो कॉपर आपका +1 और +2, इसकी 2 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है जो ये शो करता है, ठीक है। और जिंक, जिंक की अगर हम बात करें तो जिंक केवल आपके एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ये आपका कॉपर 4s1 है, ठीक है ना, 1 और 2 3D10 4s2। जिंक जो है आपके केवल और केवल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है, ठीक है ना। इसलिए ये आपका ट्रांजिशन मेटल की कैटेगरी में भी नहीं आता है, ठीक है ना। जिंक, कैडमियम और Hg ये आपके जो एलिमेंट्स होते हैं ये ट्रांजिशन मेटल्स की कैटेगरी में नहीं आते, ठीक है ना। वो हम कल पढ़ेंगे कि आपके डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनमें कौन से ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं और कौन से ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, ठीक है ना। जिंक, कैडमियम, Hg आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कैटेगरी में नहीं आते, ठीक है। वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। जिंक आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है कॉमन, ठीक है। ये कुछ कंपाउंड्स हैं जिनकी आपकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, ठीक है। क्लियर, ओके। तो देखिए आज हमने आपका डी ब्लॉक स्टार्ट किया है चैप्टर। इसमें आपके 3D 4D 5D सीरीज़ में कौन कौन से एलिमेंट्स है वो मैंने आपको बताया, ठीक है। इसमें हमने वेरिएशन देखा आपका एटॉमिक रेडियस का, एक तो लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम जाने पर इंपॉर्टेंट होता है, तो ध्यान रखना है। उसके बाद हमने आयोनाइजेशन एनर्जी का जो ऑर्डर था वो देखा, ठीक है। और लास्ट में हमने आपकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखी, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं। कल फिर हम कुछ और इसकी जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती है आपके डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं उनकी, वो हम फर्दर पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।